है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। जब से 110 पोस्ट आई है कि इश्क करता कोई है लेकिन ले जाता उसे सरकारी नौकरी वाला है तो 2-3 जगह मौक देना चाहिए। अभी मैं शर्मा जी के यहाँ जब तक दिन में चाय नहीं पीऊँ तो नहीं होता है मेरा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन आचार्य और मेरे साथ हैं श्री राजू गुप्ता, जिनका चयन वर्ष 2021 की MPPSC परीक्षा में रेंजर के पद पर हुआ है। स्वागत है आपका। कैसे हैं भैया? मैं बढ़िया हूँ। चूँकि विद्यार्थी आप रहे हैं और वर्तमान में भी आप विद्यार्थी ही हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं आप अभी? मेरा अभी जो पढ़ने का विषय है वो MPPSC का जो सिविल सर्विसेज का 2022 का जो इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग मैं पढ़ रहा हूँ, और 2024 का भी जो मेंस है उसके रिगार्डिंग, उन दोनों को बैलेंस करके कहीं ना कहीं थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में आने का जो आपका जज्बा था वो कब जागा? मतलब कब आपने सोचा कि मुझे सिविल सेवक बनना है? एक तरह से बोले तो इसके लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन ज़्यादा रहा मेरे लिए। पहले तो 12वीं के बाद हमारे यहाँ चूँकि ऐसा इन्वायरमेंट होता नहीं है कि हमें बताया जाए कि कितनी फील्ड्स होती हैं या क्या होते हैं, और तो और प्रॉब्लम होती है हम सब्जेक्ट क्या चूज़ करें, मैथ लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। हाँ। परसेंटेज आसानी कर देते हैं जनरली हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट है कि ज़्यादा अच्छे परसेंटेज हैं तो मैथ्स लेना है। 12वीं के बाद भी कन्फ्यूजन था कि किस क्षेत्र में जाना है। फिर हमारे यहाँ से ही कमल कुमार पाठक जी हैं जो वेदांत एकेडमी के डायरेक्टर हैं। अच्छा। मैं उनसे मिला था और उसके बाद ही उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज करनी चाहिए जी। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज में ही आने का मार्ग चुना। जैसे हमने देखा है राजू भाई कि सामान्य परिवार का जो व्यक्ति होता है ना, उसको आपने जो बात करी कि विषय के चयन में काफ़ी दिक्कत आती है। हाँ। और गाइडेंस का अभाव होता है। इसके लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में शिक्षा के स्तर को इतना हमें बढ़ाना चाहिए ताकि उस परिवार के बच्चे को ये सोचना ना पड़े कि मुझे चयन क्या करना है, उसके पास गाइडेंस होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे ही परिवार से अगर मुझे अच्छे सीनियर्स मिलते जो मुझे हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता पाते तो मुझे इतने डाउट नहीं होते। आज जैसे मेरे गांव में होते हैं तो बहुत सारे लोग मेरे से ही पूछते हैं कि क्या लेना चाहिए, तो मैं उन्हें ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उन्हें वो बताता हूँ। मैं उन्हें लॉ के बारे में, कॉमर्स में आप CA भी बन सकते हो ये भी बताता हूँ, आर्ट्स में आप प्रोफेसर बन सकते हो, साइंस में और आगे कहाँ जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, IT है, और भी जैसे AI है। और अभी जैसे मेरी खुद की सिस्टर है, मैंने अपनी फील्ड में नहीं लाया। मैंने कहा उसका जो पैशन है कंप्यूटर साइंस में उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो AI और डेटा साइंस में आगे जा रही हूँ। तो मैं सारे विषय बता देता हूँ ताकि ये ना लगे कि किसी भी चीज़ में अनभिज्ञता होती है। जैसे शिक्षकों की बात की आपने, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ या आपके जीवन से जुड़ा हुआ हम इस तरह उसको जानते हैं। आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ से पूरी हुई है? मेरी जो सबसे पहले जो स्कूल मेरे मन में आता है वो है मैं सेंट जॉन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ शुरू के 1-2 वर्ष। उसके बाद से ही मैं मतलब मेरी 12वीं तक की जो पढ़ाई हुई है वो सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा से ही हुई। 10th और 12th कहाँ से किया आपने? 12वीं तक की कक्षा सर्वोदय से पूरी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ? ग्रेजुएशन जो हमारा गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज है इंदौर का, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। होलकर को लेके एक भ्रमिकता होती है कि मतलब जिसके 95 परसेंटेज होते हैं उन्हीं लोगों को वहाँ पे एंट्री होती है, क्या ऐसा है? 95 अब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छे परसेंटेज चाहिए, जैसे 90 समथिंग अब तो होने चाहिए। जैसे होलकर की हम बात करें, होलकर ने मैंने देखा है रिजल्ट्स को कि 21 के रिजल्ट्स लेने हैं, 19 के रिजल्ट्स लेने हैं। पूर्व में जो पिछले 2 रिजल्ट्स की भी बात करूं, कुछ अधिकारियों का नाम मुझे पता भी, जैसे इस वाले रिजल्ट में भी एक पूजा लक्षाकार है जो भी होलकर से ही पढ़ी हुई है। तो काफ़ी अधिकारी होलकर कॉलेज से निकलते हैं, इसको कैसा देखते हैं? क्या वहाँ की शिक्षा इस स्तर की है या वहाँ पे PSC को भी इन्वॉल्व किया जाता है या PSC से जुड़े विषयों को पढ़ाया जाता है? नहीं, PSC से जुड़े विषयों को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन एक जो फ़ायदा हमें मिलता है कि वो होलकर जो कॉलेज है वो डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस के लिए जाना जाता है। हमारे बाद के वर्षों में कॉलेज काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था, तो हमने तो अच्छे से ही पढ़ के पास किया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब MPPSC में जो साइंस का पोर्शन है आप उससे अनभिज्ञ नहीं रहते। आप पहली बार उसे नहीं पढ़ते कि ग्रेजुएशन हमने ऐसे ही करा है और अब हमें फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है। PG भी हुआ? हाँ, मेरा PG श्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज जो PM एक्सीलेंस कॉलेज हो गया है
वहाँ से मेरा एमए फिलोसफी में पीजी हुआ है। इसके अलावा कोई और शैक्षणिक आपकी योग्यता? मैंने नेट जेआरएफ कर रखा है अच्छा। फिलोसफी से, हाँ। और उसके बाद मेरी पीएचडी चल रही है अभी डीएवीपी से। अच्छा, कैसा चयन किया उसका कि फिलोसफी के साथ करना है? मैंने बताया था पूर्व में ही कि मेरे ऊपर अपने मेरे जो शिक्षक है उनका काफ़ी प्रभाव रहा है। हाँ। जो कमल कुमार पाठक सर हैं, उनका ऑप्शनल फिलोसफी था। हाँ। तो जब हमने वहाँ से कोचिंग कर रहे थे तो फिलोसफी उनकी बातों में और उनके जो पढ़ाने के तरीकों में शामिल होती थी। तो आपने वेदांत से तैयारी की एमबीबीएस? जी, मैंने वेदांत से 2014 से ही तैयारी करी है। प्री और मेंस दोनों संयुक्त रूप में हाँ। वहीं से किया? दोनों वहीं से करा है, बेस वहीं का है। अच्छा। और उसके बाद हम दिल्ली चले गए थे। हाँ। तो ऑप्शनल फिलोसफी था मेरा। दिल्ली मतलब यूपीएससी की तरफ होता? हाँ, एक अटेम्प्ट दिया था और उसके बाद से फिर जर्नी एमपीपीएससी की है। अच्छा, तो यूपीएससी और एमपीपीएससी में क्या फर्क होता है वैसे? यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का ज़्यादा रोल होता है। वहाँ पे ऑप्शनल आपका सिलेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन को तय कर देता है ज़्यादातर चीज़ों में। उसका सिलेबस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो फैक्चुअल की मात्रा है यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ। वहाँ पे फैक्चुअल जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे यहाँ पे मेंस में हो सकता है फैक्चुअल आपको लिखने को मिल जाए, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन करे जाते हैं कि आपको एट प्रेजेंट मोमेंट मतलब आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कमल पाठक सर से गाइडेंस लेने के बाद जी। कभी सोचा था कि रेंजर जैसे एक बड़े पद को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसमें सबसे बड़ी पोस्ट एक एसीएफ की और दूसरे नंबर की पोस्ट, जो कि एसीएफ एक ऐसा पद है कि बहुत कम लोग जानते हैं एसीएफ के बारे में, लेकिन रेंजर एक काफी प्रचलित नाम है गांव में वन सेवा में भी। रेंजर साहब आए हैं, रेंजर साहब आए हैं, ऐसी मतलब एक डर होता है। प्रचलन में ये देखा है कि महिलाएं दराती लेकर भी अगर निकलती हैं घर से, तो अगर पता चल जाए कि रेंजर साहब का काफिला आ रहा है तो वो दरातियां चुप जाती है। तो आप उस पद पे कभी सोचा था कि आपका चयन होगा? और आप सोचा तो नहीं था, फील्ड है वो सिविल्स रही है हमारी, लेकिन क्या रहता है मेरा मानना है नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। एमपीपीएससी का मतलब 2020 में भी मेरे साथ वाकया हुआ कि मेरा सिविल क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन फॉरेस्ट क्वालिफाई हुआ था। तो पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था। दूसरे अटेम्प्ट में जब फॉरेस्ट देने का मौका मिला तो जो मेरी तैयारी थी, जैसे यूपीएससी से हमने नेगेटिव मार्किंग और जो यूपीपीसीएस के मेंस दे रखे हैं, हाँ। वहाँ से हमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह कैसे उसको करते हैं वो पता चला। और यूपीएससी में माइनस मार्किंग होती है? यूपीएससी में माइनस मार्किंग होती है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में माइनस मार्किंग दोनों होती में माइनस मार्किंग। है। कितने कितने नंबर की होता है? 1/3। 1/3। अच्छा, और पेपर जैसे फर्स्ट पेपर की बात करें जीएस पेपर की यूपीएससी का, वो कितने नंबर का होता है? वो 200 नंबर का होता है। और सेकंड पेपर? 100 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। हाँ। सेकंड में 80 क्वेश्चन होते तो हैं। यूपीएससी और पीएससी का मतलब जो प्री का जो सीक्वेंस होता है वो एक जैसा ही होता है मतलब लगभग, या अलग अलग होता है? एमपीपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं। हाँ। वहाँ 80 आते हैं। अच्छा। वहाँ का टफनेस लेवल अपने आप में ज़्यादा है। हाँ। कई बार लोग सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, जबकि वो जीएस क्वालिफाई कर लेते। यूपीएससी के सीसेट में और एमपीपीएससी के सीसेट में क्या देखते हैं? जैसे इस बार की बात करें 24 के पेपर की, तो मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतनी हिंदी पूछने की आवश्यकता होती होगी। वहाँ पे यूपीएससी में भी ऐसा होता है? यूपीएससी में हिंदी नहीं पूछी जाती। टेस्ट पेपर में जैसे नंबर कम आते हैं बच्चों के, हाँ। ठीक है, प्री के लिए नहीं या मेंस के लिए, तो रात भर बच्चा ग्रसित होता है उन नंबरों से कि यार आज तो 54 ही नंबर आए हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है कि लगातार 3-4 पेपर दे रहे हैं प्री के और उसमें 60 नंबर से ज़्यादा नहीं। तो मुझे ऐसी एक हेजिटेशन होती है अंदर से कि यार मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। तो नंबर नहीं बढ़ने का क्या कारण होता है? नंबर नहीं बढ़ने का कारण जो मैं मतलब हमेशा से देखता हूँ कि अगर आपके 54 नंबर आ रहे हैं तो आपको केवल वो 54 नंबर नहीं देखने हैं। आपका टास्क है वो 46 जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें से कितने ऐसे थे जो आपकी रेंज वाले गलत हुए हैं। एक बच्चे के साथ ये होता है कि वो ए और बी में कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो बोला गलत भर देता है। जिस क्वेश्चन का आंसर उसे लगाना होता है वो तो नहीं लगा पाता, लेकिन उसके स्थान पे दूसरा बोला जो वो सोचता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उस चक्कर में गलत बोला भर देता है। क्या करे बच्चा फिर इसके लिए? पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें श्योर होना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है। 2 ऑप्शन में
दो ऑप्शन वाला तो मामला बहुत सारे लोगों के साथ आता है। तो उसमें ऐसा रहता है कई बार कि हमें जल्दी टिक नहीं करना होता है। जैसे एमपीपीएससी में मैंने देखा एक बार क्वेश्चन आया था, हीरापुर के हृदय साय ऑप्शन में था और बाद में पूछा था कि हृदय साय कहाँ से थे। अच्छा। तो हीरापुर से थे। तो व्यक्ति को एक क्वेश्चन का फायदा नहीं होगा, दो क्वेश्चन का फायदा होगा। एक तो हमें पहले नहीं भरना चाहिए, दूसरा ऐसा है कि कई बार ऐसा रहता है हमारा माइंड क्वेश्चन को देख के पहले ही डर जाता है। तो आपको वो क्वेश्चन पहले नहीं करना है, आप पहले वो कर लीजिए जो आपको आ रहा है, लास्ट के लिए उसको छोड़िए। हो सकता है जब माइंड रिलैक्स हो कई बार आपको फैक्ट याद आ जाए। कुछ बार ऐसे रहता है जैसे कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो कुछ ऑप्शन की तरफ भी रुझान रखते हैं कि एमपीपीएससी में पहले ये ऑप्शन ज़्यादा सही होता था, लेकिन अभी वो मिथ टूट गया क्योंकि अब बी और सी चलने लगा है फिर से। कई बार डी भी सही हो जाता है, तो कुछ लोग इस पे भी वर्क करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आप ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं तो ये जो कन्फ्यूजन का लेवल होता है ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं होता। जैसे अभी का पेपर है जो अभी आया था, तो इधर 70 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन 30 में तो आपको ऐसा लगेगा कि 15 तो सुने नहीं है, तो उसमें ऐसा नेगेटिव नहीं है तो आप अटेम्प्ट करते हो। लेकिन 15 में जैसे भी जोड़ तोड़ के, जैसे एक क्वेश्चन आया था दुर्गेश नंदिनी के रचिता कौन है, तो आपको 4 ऑप्शन में से ये देखना है कि वो कौन सकता है। बिल्कुल। और आपने कहीं पढ़ा है क्या? तो ये मैंने पढ़ा था स्पेक्ट्रम में यूपीएससी के टाइम, जबकि उसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन एक आभास हो जाता है कि हाँ वो जैसे रिकॉल होता है ना माइंड में कि पहले से हमने पढ़ रखा और वो चीज सामने दिखती है तो हम सोचते हैं कि ये उसका आंसर होगा। तो उसको मतलब बहुत सारे मतलब दिमाग को शांत करके आराम से सोच करके, जब तक आपका दिमाग एक तरफ ना झुक जाए तब तक आपको उसका आंसर मतलब ढूंढते रहना चाहिए और लास्ट में टिक करना चाहिए। मैं 10 मिनट लास्ट के बचा के रखता हूँ कि जो ए बी अगर वाले जो क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम हॉल में ये होता है कि गोले किस समय भरना है स्टार्ट, जैसे 2 घंटे का समय होता है प्री के टाइम में, पीएससी की बात करें तो बच्चे को कितने समय पहले गोले भरना स्टार्ट करना है और कितने, पहली बात तो रीडिंग कितनी बार करनी चाहिए? तो ये तो बेसिकली प्रीलिम्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी बात होगी। मेरी अटेम्प्टिंग की जो प्रोसेस है, मैं मानता हूँ कि आपको कठिन क्वेश्चन पहले मोल नहीं लेने, मतलब आपको पढ़ना भी नहीं है उन्हें। जैसे आप पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मान के चलो एक क्वेश्चन आया कि किसने इसे लघु गणराज्य कहा, तो आपका विषय नहीं है ये। आपको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है जो आप सोचते हैं आपकी रेंज में है, आप वो कर लीजिए। जैसे आपने करंट पढ़ा है तो आप करंट के क्वेश्चन तुरंत कर लीजिए। वो जो आपको मुश्किल से 5 सेकंड सोचने में टाइम लगता है, वो वाले क्वेश्चन आप हल्का सा टिक करिए पेपर में और आगे बढ़ते जाइए। पहले चरण में आपको क्या करना है, जितने भी इजी क्वेश्चन होते हैं आपको वही देखने हैं, कठिन वाले पढ़ने भी नहीं। इवन मतलब माइंड में कोई भी स्ट्रेस शुरू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आपके माइंड में पहले ही आप कठिन क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके मन में सबसे पहला था कट ऑफ, और दूसरा आता है टफ पेपर। तो फिर आप चारों तरफ देखते हो और आपको लगता है कि ये टफ था तो सबके लिए था, तो आपका दिमाग एक दूसरे प्रोसेस में चलने लगता है, जबकि आपको पेपर सॉल्व करना है। तो आप पहले फेज में तो पूरा पेपर सॉल्व करिए। कैसे, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जो थोड़ा भी टफ लग रहा है आप पढ़िए मत। और दूसरे अटेम्प्ट में जो आप, जैसे मैंने बोला ना पहले में पढ़ना ही नहीं है, तो आप कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ इसका आंसर ये है, फिर से बन जाएगा। तो ऐसे करके 2 राउंड में लगभग आपके 60 से 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन कई बार पहुंच जाते हैं। मतलब पेपर के टफनेस लेवल पे रहता है वो। तीसरा या जो चौथा राउंड होता है, एक राउंड और ऐसे ही कर सकते हैं कि जो हो सकता है कुछ नहीं आ रहा हो समझ में, लेकिन चौथा जो राउंड होता है, चौथा 5वां, बाद में जो फिक्स क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास 25 से 30 क्वेश्चन, तो फिर वो वाला चौथा 5वां राउंड जाता है कि जब उसमें हमारा दिमाग पे हमें पूरा जोर लगाना है कि यार क्या हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा था, नोन ऑप्शन टिक करना है, अननोन करना है। जैसे बहुत सारे टीचर्स हमें बताते भी हैं कि हमें कैसे ऑप्शन टिक करना है। कई बार टीचर बताते हैं कि जो बड़ा ऑप्शन रहता है, जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको वो टिक करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मतलब आपने जहाँ से भी नॉलेज लिया है, आपने टेस्ट पेपर लगाए हैं, आपको जैसा लगे आप ऐसा करते हैं। और गोले भरने वाला सीन ये है कि आप जब मतलब आपको पता चल जाता है पेपर में अब मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा, आप उस टाइम गोले भरिए, एंजॉय करके भरिए। मतलब मेरा मानना है कि आपको 30-40 मिनट बाद वो फेज आ जाता है कि आप सोचते हैं कि अब पेपर नहीं पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा 1-2 मिनट चाहिए, तो आप उस समय 10 मिनट लेके गोले भरिए। और एक चीज और मैं बोलूंगा जो गोले भरने के पहले करनी चाहिए, वो है कि हमारा माइंड कई बार हमें धोखा देता है। डेकार्ट की फिलॉसफी भी है कि माइंड भी हमारा धोखा दे सकता है, तो उस पर भी संशय कर सकते हैं। तो जैसे एक मेरे साथ वाक्य हुआ था कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ, तो मैंने ऐसे जल्दबाजी में उनका भोपाल में,
हर चीज़ तो भोपाल भोपाल में। में सही मेरा माइंड कैच ही नहीं कर पाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मैं दोबारा मैंने जबकि बोला नहीं भरा जबकि था। आयोग में 2 ही ऐसे एक आयोग हैं कुल मिला के, वित्त निगम मान ले या फिर या अपना एमपीपीएससी जिनके मुख्यालय इंदौर स्थापित इंदौर है। में। बाकी तो सारे लगभग भोपाल में ही हैं। एक दो जबलपुर या ग्वालियर जाते हैं, लेकिन लगभग जो जितने कमीशंस या वो है सारे कुछ भोपाल में उसकी मुख्यालय होते हैं। दूसरे पेपर की हम बात करें, मतलब उसमें एक चीज रह गई कि आप जब बोला भर रहे हैं आपको फिर से वो क्वेश्चन एक बार पढ़ना है और अपने आप को श्योर करना है कि मतलब बोला भरने से पहले भी आपको 5 सेकंड 10 सेकंड कि हाँ मैंने ये सही इसका करा ऑप्शन है, ये लगाया है और ये मैं भर रहा हूँ। ये सही है, हाँ। ये मैं धोखे में नहीं हूँ कि मैंने जल्दबाजी में करा है। अच्छा, दूसरे पेपर की बात करें हम, जैसे आपने रेंजर के पद पे आपका चयन हुआ, लगभग कितने नंबर्स तक हमको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए जिसका नहीं भी हो और उसको लग रहा है, जिसको मैथ्स नहीं आती है सबसे पहली बात तो, लेकिन उसको 100 क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कितने नंबर तक उसको जाना चाहिए कि हाँ श्योरिटी के साथ वो उतने क्वेश्चन को सही कर पाए? पहले ऐसा होता था कि जो रेंजर है और एसीएफ है इसके लिए ज़्यादा लोग फाइट करते नहीं थे। हाँ। लेकिन आज आप देखेंगे मार्केट में रेंजर और एसीएफ के लिए लोग ज़्यादा सिविल से ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक इसका रीज़न ये भी है, जब से 110 पोस्ट आई है हाँ। तब से लोग सोचने लगे कि अब हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो लोगों का रुझान इस क्षेत्र में बढ़ा है। पहले लोग सीसेट का पेपर आधे घंटे में करके सोचते थे कि अब हमें कुछ करना नहीं है, टाइम काटते थे कि हाँ 33 क्वेश्चन करने हैं, पैसेज करें और फिर फ्री हो जाते थे। लेकिन मेरा मानना है कि अब बहुत ज़्यादा फाइट बढ़ गई है। जब मैं अपने दोस्तों से ही पूछता हूँ जिनका साथ में क्वालिफाई होता है, उनके 95 क्वेश्चन तक सही होते हैं सी सेट में। और लेकिन मेरा मानना है कि आपके 90 क्वेश्चन लगभग मिनिमम इतने सही तो होने ही चाहिए। 90, 88, कई बार एक दो गलत भी भर देते हो आप, लेकिन ये 88-90 की रेंज तो चाहिए। नहीं तो क्योंकि एक तो अपन को पहले पेपर में भी स्कोर करना है, अगर आपको फॉरेस्ट क्वालिफाई करना है, फिर दूसरे पेपर, फिर वो कॉम्बिनेशन क्वालिफाई करो, फिर आपकी कैटेगरी में पोस्ट है कि नहीं उस हिसाब से भी देखना पड़ता है। हाँ। तो 88 से 90 क्वेश्चन सेकंड पेपर में तो चाहिए। ठीक है। पीएससी की एक आदत है आयोग की कि हर 3 साल में या 2 साल में वो सिलेबस को चेंज कर देता है। इस बार भी ऐसा हुआ कि पिछली विगत 3 पेपर उन्होंने पूर्व के सिलेबस पे लिया और इस बार फिर सिलेबस को चेंज कर दिया। तो नए विद्यार्थियों के लिए क्या ये अच्छा होता है या पुराने विद्यार्थियों के लिए अच्छा होता है कि आयोग की क्या मंशा होती है सिलेबस को चेंज को लेकर? पहली बात तो आयोग ने चार परीक्षाएं ले ली हैं। हाँ। उसके बाद सिलेबस रिवाइज करा है। हाँ। तो आयोग की जो मंशा है अभी क्या हो गया है कि लोगों की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं, मुझे जो फिलॉसफी लगती है आयोग की, कि डिपेंडेंसी गवर्नमेंट जॉब पे ही बढ़ गई है। तो आयोग ने जो सिलेबस आप उसे देखेंगे उसमें सोसाइटी, सोशियोलॉजी है और एक एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आयोग भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आप में एंटरप्रेन्योरशिप के गुण डाले जाएं। दूसरा एक और चीज़, उन्होंने जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या जो मानसिक रोग या जो मन से संबंधित जो आयुष वाली जो इकाई जोड़ी एक मनोविकार वगैरह, तो आयोग ने वो वाला फैक्टर भी डाला है। तो आयोग ये नहीं चाहता, एक तो अगर आयोग के पर्सपेक्टिव से सोचे कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप के भी गुण हो, जो सोसाइटी से भी परिचित हो, और हाँ जो एंजाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर आजकल तो बहुत कॉमन हो गए, वो इनसे भी लड़ पाए। क्योंकि आप अगर उस चीज़ को कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे तो आप उनसे तो दूर ही रहेंगे। तो आयोग की मंशा है कि अगर आप यहाँ भी सफल नहीं हो पाते तो एंटरप्रेन्योरशिप के उतने गुण आ जाएं आप में कि आप अन्य जगह पे सफल हो जाएं। दूसरा जो आयोग सिलेबस चेंज करता है, पुराने लोगों के लिए ऐसा रहता है कि पूरा सिलेबस नहीं बदला। अगर इस वाले सिलेबस की बात करें, लगभग 60% सिलेबस तो सेम है, तो उन्हें वहाँ पे एज मिलेगी। लेकिन नए लड़के के साथ ये अच्छा है कि 3-4 वैकेंसी हो गई है, 19, 20, 21, 22, 23। तो जो पुराने लोग थे वो वैसे ही मतलब ये फील्ड अब छोड़ चुके हैं या मान चुके हैं कि अब ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लड़ाई होती है, सबका पर्सपेक्टिव अपना होता है। तो नए वालों के लिए तो मैं मानता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप पहला मेंस लिख के ही डीसी बन सकते हैं। हम अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के व्यक्ति को कितने नंबर अर्जित करने होते हैं, मतलब 1600 ऐसे टोटल, कि उसको डीसी की पोस्ट मिले? अगर पुराने सिलेबस से देखें जो 19 के टाइम था, तो उसमें तो लगभग 840-850 वाली रेंज आ रही थी। तो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी नए वाले सिलेबस में चेंज हो गया है। तो ऐसा है कि मतलब जो कट ऑफ्स है, पहले 850 लगभग चाहिए रहते थे कि आपकी मेंस की कॉपी अच्छी है, मतलब आप अगर इंटरव्यू में 120-130 लाएंगे तो आपको मतलब डीसी
मिल जाता था। कैटेगरी पे भी डिपेंड है, कैटेगरी का काफ़ी कट ऑफ डाइवर्स होता है। अभी के जो सिलेबस है 20 का जो सिलेबस है उसमें ऐसा है कि जो अच्छे जो मैं कॉपी देख रहा हूँ 750 चाहिए उसमें, 740 750 अगर आपके हैं तो आपको इंटरव्यू में मतलब मीडियम परफॉर्मेंस करना है। अच्छा। और अगर आप 720 ला रहे हैं तो फिर आपको इंटरव्यू में 160 चाहिए। हाँ। और इंटरव्यू में 160 लाना 160 अपने आप में 160 कहीं ना कहीं आयु का डोमेन भी ज़्यादा है बिल्कुल। हाँ। तो आपको लगभग 750 नंबर अभी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने रेंजर की अलग से तैयारी करी थी? हाँ मतलब मैंने पढ़ा था 20 के टाइम, जब मैंने बताया था मेरा पहला मीन्स था, तब मैंने रेंजर की वास्तविक तैयारी करी थी कि हाँ मुझे पढ़ना है। मैं नोट्स लाया था, मैंने पढ़ा, कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे, साइंस वगैरह के लिए घटना चक्र वगैरह सब लगाई थी। तो तब तैयारी करी थी। इस बार उतनी ज़्यादा नहीं कर पाया था क्योंकि सिविल के मीन्स थे। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? मेरा मानना है कि यहाँ इतना ज़्यादा रूल तो नहीं रहता। एनसीईआरटी क्योंकि ज़्यादातर समझ विकसित करती है और यहाँ पे कोचिंग के नोट्स जो होते हैं या आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ेंगे, अब तो हर कोचिंग एक पब्लिकेशन हाउस हो गया है। हाँ। तो आप कहीं की भी बुक पढ़ेंगे तो वो अच्छा खासा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। हाँ अगर आप बिगनर हैं, आप 3 ईयर कोर्स ले रहे हैं, 12th के बाद आ रहे हैं, 3 ईयर कोर्स ले रहे हैं, आपको कुछ भी परिचय नहीं है, आप कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको खुद से तैयारी करनी है या मैं थोड़ा पहले वार्म अप कर लूँ फिर इस फील्ड में आऊँ, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप। 1 साल 2 साल एनसीईआरटी आप आराम से पढ़ो कि मन बनाओ अपना कि पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, और फिर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है? अपने अपनी अभिरुचि के अनुरूप या बच्चे को बनाना ही चाहिए? वो सबकी मेंटल स्थिति सब अलग अलग होती है। जैसे मैं यूपीएससी जब करता था तो जो इरा सिंघल थी वो उन्होंने कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। उनका तो वो तो विरोध करते थे इस चीज़ का कि जो बुक होती है वो कॉन्सेप्ट आपको लिंकेज देती है, तो वैसा रहता है। मेरा पर्सनली मानना है ज़्यादा शॉर्ट नोट्स मेरे से नहीं होता। मतलब मैं तो बुक पढ़ने वालों में से, बुक पढ़ना है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है बस। हाँ ये है कि एक बुक को ही ज़्यादा बार पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स या ज़्यादा कंटेंट के लिए कंटेंट आपकी नज़रों के सामने से करीब 50 बार कोई एक चीज़ गुजर जाए तो इजीली वो वैसे भी याद हो जाती है, तो ज़्यादा बुक को प्रेफरेंस उनको देनी चाहिए। कितने लोगों को ये कठिनाई ज़रूर आती है। मैंने देखा कल ही एक लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से कि शॉर्ट नोट्स बनाना, तो मैंने कहा मेरा डोमेन नहीं है। हाँ कोई बना के दे दे तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं खुद से नहीं बना पाता। तो मेरा तो यही है कि मैं बुक से पढ़ता हूँ। अच्छा, कितने साल के थे राजुल भाई आप जब इंदौर आए थे, मतलब एमपीपीएससी की तैयारी के लिए? मेरी तैयारी 2014 में शुरू हुई थी। मतलब 2014 में ही मैंने वेदांत ज्वाइन कर ली थी। लेकिन तब इतना पता नहीं चलता। कितने साल के थे आप? मैं शायद 16 साल का था। 16 साल? 16 मतलब अब तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होता है? नहीं, मैं 12th के बाद ही आ गया था। अच्छा, ग्रेजुएशन करने ही आया था। हाँ। तो मेरे को ये याद है कि मेरे को पहला अटेम्प्ट देने मिलना था 5 साल बाद। हाँ। तो मुझे कुछ ना 5 साल तक मतलब मेरी बात होती कि मुझे, तो मैं बहुत छोटा हूँ, 5 साल बाद अटेम्प्ट देना है। लेकिन मेरा मानना है कि जो तैयारी वास्तव में जो शुरू हुई ना वो 17 मतलब जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था और उसके बाद ही ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि पहले जो मिला वो पढ़ लिया, कोई एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है। क्योंकि मेंटल जो फ्रेम होता है हमारा वो धीरे धीरे डेवलप होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये 17 से चालू हुआ था कि अब क्या पढ़ना है, क्या पेपर में आ रहा है, क्या छोड़ना है, कहाँ लिखना है, कितना लिखना है, कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब 17 के बाद से हुआ। लगभग 19 साल के आप हो गए होंगे, 19 या 20 के उस समय। जैसे 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था। हाँ। 2018 वाला मैं एलिजिबल नहीं था। हाँ। तो फिर 2019 देने को मिला डायरेक्ट मेरे को 21 साढ़े 21 साल में। हम अधिकतर ये देखते हैं कि बच्चे इस फील्ड में ना बहुत कम ऐसे हो पाते हैं जो परिवार से सक्षम होते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके पीछे बैकअप हो, या तो घर की कोई गादी बनी हुई हो जिस पे उसे बैठना है, तो वो या तो पहले आ जाते हैं तैयारी के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के साथ में ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो कि अपने ग्रेजुएशन के बाद उसे नियमित समय मिलता है कि 1 या 2 साल में उसे कोई ना कोई जॉब लेनी है, तो या तो वो व्यापम की तैयारी करता है। बहुत कम लोग ही सिविल सेवा के क्षेत्र के बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग ही सिविल सेवा की तैयारी करते हैं क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो 19 साल का लड़का अपने घर से चलता है, इंदौर की ओर आता है, कोचिंग करता है, थोड़े दिन इस ज़्यादातर बच्चे हम बात करें भोर और बोलाराम के क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों का माहौल होता है या तो
थोड़े दिन में उसे लड़कियां नजर आती हैं, थोड़े दिन में उसे लग्जरी कार्स नजर आती हैं, और उसके थोड़े दिन में उसे नशे की लत, इंदौर एजुकेशन अब तो है ही, लेकिन अब दूसरी चीज़ों में उभर रहा है वो। तो इन सब से वो स्वयं को कैसा दूर रखे? मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन कि आपकी संगत बहुत मैटर करती है। मुझे आज भी याद है कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी जैसे अभी मैं, जब 14 में आए थे तो हम भी वही कि पढ़ना है, घूमना है, फिरना है, मतलब केवल एक चीज़ तो थी नहीं करने को। हाँ। घर से पहली बार आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन जो मेरी संगत थी ना, मेरे जैसे दोस्त है, देविश है और अमित है, तो मैं इनके ही साथ रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि मैं उनकी वजह से पढ़ लेता था। अच्छा। और आज भी है कि सिगरेट नहीं पीता, शराब आज तक नहीं पी, इवन सुपारी नहीं खा पाता मैं। अच्छा। कि जो कुछ भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ, अगर मैं देवेश से भी बोलता हूँ कि अगर मेरी संगत ये नहीं होती तो कहीं ना कहीं मैं एक बार दो बार तो ट्राई, क्योंकि जैसी संगत होती है हम उस एनवायरनमेंट में तो चले जाते हैं। और आजकल का माहौल तो सिगरेट और शराब तो बहुत आम हो गया है, इससे भी लोग ऊपर उठ के, मतलब कई बार मैं देखता हूँ मेरे से छोटे छोटे उम्र के लड़के। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब 15 साल का बच्चा हमारे सामने सिगरेट फूक रहा होता है। हाँ, हम चौंक जाते हैं। और कई बार उसमें लड़कियों का और देखना, मतलब मुझे भी अचंभित करती है कि हाँ, लेकिन ये अपना अपना प्रोफेशन है। नहीं, लड़कियों के फेफड़े ही खराब होते हैं। होना तो वही है, दोनों के फेफड़े खराब दोनों के फेफड़े ही खराब होते हैं, बस कल्चर का अंतर होता है। पीएससी की तैयारी करते करते काफी लंबा समय हो जाता है और इसे में किसी ना किसी व्यक्ति से जुड़ाव हो जाता है। जुड़ाव से मतलब वही प्यार, मोहब्बत, इश्क कॉमन है। आपको हुआ है? नहीं, ऐसा तो मतलब नहीं हुआ मेरे साथ। ये होता है, मैं एक समय में एक ही चीज़ कर पाता हूँ, तो मेरे से ये सब, मतलब मैं मानता हूँ कि आपको जब तक तैयारी करनी है आप अच्छे से तैयारी करिए, आपको वो सब मिलने ही वाला है, तो इतनी जल्दी क्यों? हाँ, अगर कई बार ऐसा रहता है, मैं मानता हूँ कि जैसे मैं अपने घर में भी शिक्षा देता हूँ या अपने छोटों को भी मार्गदर्शन करता हूँ कि यार कभी भी आपको ये कुछ हो जाए तो आप इसको वो मत मानना कि आपने कोई क्राइम करा है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सारी चीज़ों से रेगुलेट होती है। आपने कैसे कर्म करे हैं, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी है। तो आपसे अगर कुछ हो गया, आप कभी गलत संगत में भी पड़ गए, तो आप बता दें। तो ये प्यार होना, मैं मानता हूँ कि ये ब्लेसिंग होती है कई बार, कि आप सोचते हैं कि आप करते नहीं हैं। मैं प्यार के संबंध में एक चीज़ बोलता हूँ, लोगों से प्यार कर लिया, मतलब करा थोड़ी, हो जाता है। तो अगर आपको हो जाता है तो एक बात अलग है, नहीं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई करिए। जैसे भी तो प्रकृति का नियम है, जो चीज़ होने वाली है वो होने वाली है, आप उसको रोक तो सकते नहीं। और अब तो ऐसा हो गया है, जैसे हमारी एज के जो लोग हैं, अब वो सफल हो गए हैं तो भी शादी की उम्र आ गई है, नहीं हुए हैं तो भी आ गई है। तो अब तो होनी ही है वो चीज़, तो अब इस उम्र में तो सोचने का। आप चूंकि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपने यूपी पीसीएस दिया, मतलब कैसा चुनाव किया? मुझे तो मतलब मेरे तो समझ के बाहर है, क्योंकि मैं नहीं सोच पाऊंगा कभी कि मुझे अदर स्टेट के एग्जाम्स भी देने हैं, क्योंकि चूंकि मध्य प्रदेश ही खत्म नहीं आ रहा, यूपी कहाँ से पढ़ूंगा मैं अलग से। तो वो उसका चुनाव कैसे किया आपने? क्या था, मैं मानता हूँ लोगों से मिलना एक ब्लेसिंग होती है। हम दिल्ली में थे तो हमें एक भैया से मुलाकात थी, गौरव भैया, आज भी मतलब सबसे बेहतर जो मार्गदर्शन करते हैं, अच्छी पर्सनालिटी, आइडियल पर्सनालिटी ग्रुप में, वो नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने हमें बताया था कि तब तो हमारा पहले ही अटेम्प्ट था, एक ही अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था कि देखो भाई कि बैकअप भी ज़रूरी होता है, प्लान बी भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्लान, कई लोगों को ये लगता है वो अगर प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मतलब अपनी तैयारी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। नहीं, ये स्मार्ट होना है, आप सेफ लेके चल रहे हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेशन तो बहुत है इस फील्ड में। तो उन्होंने बताया था कि देखो नेट जेआरएफ भी होता है, हमें तब पता चला कि नेट जेआरएफ होता है। उन्होंने बोला कि आप यूपी पीसीएस के मेंस भी दे सकते हो और ये पढ़ सकते हो। तो मुझे उनके थ्रू पता चला था ये सब चीज़ें, और फिर मैंने क्या किया, फिर यूपी के मेंस दिया और उसके बाद नेट जेआरएफ कर दिया। हम बात करें लोक सेवा के क्षेत्र की, लोक सेवा के क्षेत्र में यूपी बिहार के लोगों की संख्या जो देखी जाती है वो अधिक देखी जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्या वहाँ का शिक्षा का स्तर, चूँकि वैसे तो बिहार को अगर देखें तो काफ़ी पिछड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश हम काफ़ी बिहार से तो कहीं ज़्यादा ऊपर हमें आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों का लोक सेवा में इतना ज़्यादा संख्या में आना क्या था? कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आपके सवाल में इसका आंसर है कि वो पिछड़े क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर शासन प्रशासन की काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं,
वहाँ पे प्रशासन को एक्सपोजर जनरली डेवलप्ड जगह से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोक सेवाएं ज़्यादा प्रदान करते हैं, संसाधन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो उनको लगता है कि मैं भी अपनी इस स्थिति को दूर करके अपने प्रदेश को सर्व करूँ हाँ। और क्षेत्र को सर्व करूँ, तो उन लोगों में मोटिवेशन कहीं ज़्यादा होता है। मोटिवेशन की बात करें, सेल्फ मोटिवेट अभ्यर्थी कैसे हो? जैसे कई बार तनाव में, एंजाइटी में आता है और कुछ विद्यार्थी को इसको सहन भी नहीं कर पाते हैं, और हमने आए दिन पेपरों में फिर खबर भी हम पढ़ते हैं कि आज बहुत नेगेटिव प्रेफरेंस आती है इससे। तो सेल्फ मोटिवेट विद्यार्थी कैसे? सेल्फ मोटिवेट एक तो तब होता है वो जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, उसने जो सोचा है वो कर पाता है, तो वो सेल्फ मोटिवेट रहता है। ये तो मतलब एक चक्रीय प्रोसेस है कि आप पढ़ते हो तो आपके पास मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन के बाद आप पढ़ते हो। दूसरी चीज़ आपके दोस्त का भी है, जैसे मेरा दोस्त मैंने बताया था, वो तो नहीं पढ़ने पे डांट देता था, तो वो ब्लेसिंग है कि हमारे जो सराउंडिंग है जैसा है। तैयारी के दौरान मतलब दोस्तों का काफ़ी प्रभाव रहता है, बहुत प्रभाव रहता है। तो यहाँ तो मतलब हम किसी को जानते भी नहीं है, इंदौर आते हैं, फिर कोचिंग में हमने एडमिशन ले लिया, कोई भी एक संस्था, वहाँ फिर उस 500 के बैच में, मतलब लगभग 500 बच्चों के बैच में, उसमें से दोस्तों का चयन कैसे व्यक्ति होगा करें? आपको पढ़ने वाले लोग अलग ही दिख जाएंगे। हाँ। तो आपकी दोस्ती वही होती ना जैसी फितरत के आप होते हो। जैसे मेरे को हमेशा पढ़ने वाले लोग ही मिले, मेरे को ज़्यादा पढ़ने से इतर वाले लोगों से या तो मेरी ट्यूनिंग ही नहीं बैठी या मैं आगे उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज भी मतलब मेरी जो दोस्ती है ज़्यादातर पढ़ने वाले लोग ही हैं। अच्छा, ऐसे लोग नहीं हैं जो मतलब इस फील्ड के नहीं हैं या दूसरी फील्ड के, पढ़ने वाले ही मिले। हम बात करें जैसे पेपर 6, किन विषयों को लेकर अभ्यर्थी को पहले से ही अपनी तैयारी रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा जिसके चांसेस हों, या करंट के ऐसे कोई मुद्दे, कैसे विषयों को चुनना चाहिए अभ्यर्थी? जैसे अभी क्या किया है, करंट के मुद्दे भी पूछने लगे हैं निबंध में, तो एक हाँ। देश एक चुनाव आपको तैयार कर लेना चाहिए। हाँ। समान नागरिक संहिता, ज्वलंत मुद्दे, हाँ। जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो आयोग भी न्यूज़पेपर में तो पढ़ते हैं, जो एक्सपर्ट्स पेपर बनाते हैं, हाँ। तो एक देश एक चुनाव वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये या जो मैंने बताया समान नागरिक संहिता पूछ सकते हैं। हाँ। और एक नारी सशक्तिकरण के ऊपर मतलब हाँ, कभी जैसे काफी- नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, तो अपने आप में वो एक टॉपिक ही है कि महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण, एक ये भी मुद्दा हो सकता है। महिलाओं का तो एक ऐसे लगभग आता ही। और करंट के मुद्दे में जैसे एनवायरनमेंट से लेके कुछ और ऐसा कुछ एक्सरसाइज बनानी चाहिए कि मतलब एनवायरनमेंट को एक साथ में लेके चलना चाहिए साथ उसमें। इन्वायरमेंट पे तो तैयार रखना ही चाहिए। और क्या रहता है ना, पीएससी करने वाला इन्वायरमेंट इतने अच्छे से पढ़ लेता है कि वो ऐसे तो जनरली कर लेता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, जो करंट के इनपुट है, जैसे मान के चलो कॉप की कोई मीटिंग हो रही है, यूएनसीसीडी की कोई मीटिंग हो रही है, या पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो रहा है, या कोई उस एग्रीमेंट से बाहर जा रहा है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप अगर करंट में रखेंगे तो आप वो ऐसे और अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे आजकल हाँ एक डोमेन और जो है स्पेस की, स्पेस में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक एआई का क्षेत्र भी नया जुड़ा है, तो उसको लेकर भी एआई रोबोटिक्स वगैरह के क्षेत्र भी आप मतलब कवर कर सकते हैं। ठीक है। और जनरल में अगर नॉन करंट बात करें तो आप फिलोसॉफिकल थोड़े निबंध अगर पढ़ लें, जैसे आया था कि साहस के बल पे ही जीवन जिया जाता है, तो आप ऐसे अगर टॉपिक कुछ सोचते हैं, क्योंकि मेरा फिलोसफी रहा है तो मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ तो लिखें, कुछ सोचें। तो जनरली जो यूपीएससी में तो फिलोसॉफिकल ही आते हैं, और एमपीपीएससी में भी आजकल 2 ऐसे लगभग ऐसे आ रहे हैं कि आपको अपना मतलब अंदर का व्यक्ति दिखाने का मौका मिलेगा, कि आप उसमें 12th फेल की स्टोरी डाल दें, डार्क हॉर्स की डाल दें, या आप जो जैसे आप किसी से इंस्पायर हो आप उसकी स्टोरी लिख दें। ऐसे तो आपके विचार हैं, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पेपर 5 की बात करें, हिंदी के पेपर की, उसको लेकर कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब जैसे प्रारूप लेखन आते हैं, पत्र लेखन आते हैं, तो उसमें कि सामान्य पत्र लेखन में और रासायनिक पत्र लेखन होता है, उसमें क्या अंतर होता है? उसमें अंतर ये है कि जो सामान्य पत्र लेखन है, हम सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं आवेदन पत्र से, बस सेवा में शुरू हुए से ये सब, तो हमें वही याद रहता है। हाँ। लेकिन ये प्रशासनिक पत्र है, इसमें शासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है ना, प्रारूप लेखन है, और मतलब और भी ज़्यादा विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति है,
और अब तो प्रतिवेदन भी लिखना होता है। प्रतिवेदन प्रतिवेदन अपने आप हाँ। में है कि लोग उससे ज़्यादा परिचित नहीं होते। तो मेरा मानना है कि आपको पहले से ही तैयारी रखनी होती है इनका अच्छे से कंटेंट। जैसे कई बार क्या रहता है, कोचिंग का कंटेंट भी गलत होता है, जो चीज़ यहाँ नहीं लिखनी वो वहाँ लिखी होती है। तो आपको सबसे पहले तो फिल्टर करना पड़ेगा कि कहाँ का कंटेंट मैं इसमें पढ़ूंगा। जैसे मैं बहुत डाउट में था पहले, तो फिर हमने देखा सही कहाँ लिखा है। कुछ पेपर्स भी डाउनलोड करे थे तो उससे पता चल गया कि हाँ दिनांक यहाँ लिखना है, स्थान यहाँ लिखना है, किसमें धन्यवाद लिखना है, किसमें नहीं लिखना, किसमें भवदी लिखना है, किसमें प्राप्ति लिखना है। तो ये तैयारी तो पहले से हो जानी चाहिए, जैसे पत्र पहले से हो जानी चाहिए। और जो स्टैटिक पोर्शन है, मान के चलो अलंकार है, तो अलंकार आपको पहले से ही पता होना चाहिए पूरे। मतलब जो तैयारी आप कर रहे हो स्टैटिक आपकी पहले से होनी चाहिए। हाँ दूसरा ये है कि आप जैसे मान के चलो पेपर के लिए आप बचे 30 दिन, तो आपको एक बार तो हिंदी पहले से करी होनी चाहिए, नहीं तो आप हिंदी में क्या गेन करेंगे। हाँ। क्योंकि हिंदी का पेपर ऐसा है जो आपको ऊपर तो उसी में तो नंबर अर्जित करने का ज़्यादा हाँ। चांसेस होते हैं बच्चे के पास। और ग्रामर ऐसी है कि आपको ग्रामर डेली करनी पड़ती है। आप एक दिन में पूरे अलंकार नहीं पढ़ सकते, एक दिन में आप पूरे पर्यायवाची नहीं कर सकते और मुहावरे। तो पहले से ही आपको तैयारी हिंदी की तो रखनी पड़ती है। आज भी लोग सजेस्ट करते हैं आप 1 घंटे लगभग हिंदी को देने लगो, तो आपका 90 दिन बाद मेंस है, तो आप आराम से तैयारी हो जाए। पेपर के आंसर राइटिंग के दौरान, मतलब जैसे अगर मुख्य परीक्षा की भी बात करें, उसमें कोटेशन जैसे बच्चे डालते हैं, उसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है? या गीता के कई ऐसे श्लोक डाल देते हैं लोग, उसका कुछ विशेष प्रभाव होता है? मेरा मानना है जो चेकर है वो स्वयं इंसान है, और इंसान जिस चीज़ से प्रभावित होता है तो वो भी ऑब्वियसली बात है कि होंगे। जैसे हम अगर करंट का यूज़ करते हैं तो वो मानेंगे कि नॉलेजेबल है, न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है। तो हाँ इनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, डेटा का, कोट्स का, स्लोगन्स का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इवन आप बना भी सकते हो, मैं तो बना के लिख देता हूँ तुरंत। वन विभाग में आप आए रेंजर की पोस्ट में, क्या कार्य होने वाले हैं, ऐसा कुछ है पता आपको? कि अभी तो ट्रेनिंग होगी, जो 1.5 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है, हाँ। उसमें हमें ज़्यादा डोमेन पता चल जाएंगे। सिंपल सा हमें पता है कि हमें वन का संरक्षण। एमपीपीएससी के सिलेबस में प्री में एक नई यूनिट जोड़ दी है, यूनिट 10, मतलब जो आयोग थे उसको हटाकर ट्राइबोलॉजी जोड़ी है। तो इसके पीछे आयोग की क्या मंशा देखते हैं कि मतलब एक इतना बड़ा पोर्शन जो ऑलरेडी था, जनजाति का बहुत ज़्यादा प्रभाव ऑलरेडी उसके ऊपर था प्री के ऊपर, और एक अलग से ही एक यूनिट को इनबिल्ड कर दिया। तो ये इसे है ना एक क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। हाँ। पहले एमपीपीएससी में आयोग एक्ट्स थे, हाँ एक्ट थे, और उसमें भी SC/ST एक्ट है, हाँ एक जो सिविल प्रोसीजर, मतलब जो हमारे 3 एक्ट थे उसमें बेसिकली जो कहीं ना कहीं हमें जो जनजातीय समाज है उसके बारे में जो भी कानून बनाए गए उसके बारे में अवेयरनेस देते थे। फिर आयोग को लगा कि इनसे लोग काफ़ी मात्रा में परिचित हो गए हैं, और आयोग के पास डेटा होता है कि लोग कितने गलत कर रहे हैं इन क्वेश्चन में। तो हाँ। जो अच्छे स्टूडेंट जो प्री निकालते थे तो 20 में से 20 सही, तो आयोग को पता चल जाता है ना कि ये हाँ इनके बारे में लोगों को जानकारी हो गई है कि ये अपराध करेंगे तो ये कितनी सजा है, ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आयोग ने क्या किया कि आयोग डाले। अब आयोग डाले कि मतलब आपको पता चल गया कि इसके संरक्षण के लिए कौन सी बॉडी काम कर रही है। महिला के लिए महिला आयोग है, जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, बहुत सारे आयोग में सूचना का अधिकार है, तो मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन है अपने पास। तो फिर आयोग ने देखा कि इसमें भी अब लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई। और फिर एक जो फैक्टर हमेशा से हम एक चीज़ देखते हैं, मेरे ही दोस्त हैं जनजाति हैं, कई लोग हैं, हाँ। उन्हें जनजातियों के बारे में ज़्यादा पता है। जैसे कैडर को ही उसकी खुद की जाति के बारे में कई बार पता जाना। मतलब जो चीज़ें हैं उन्हें खुद किताबों से पता चलती, क्योंकि हाँ। अब मॉडर्न एज है, हाँ। लोग अपने घर से आके इंदौर में पढ़ाई करने लगते हैं, और वो कल्चर जो पहले थे, तो हम अब देख ही रहे हैं एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है हमारे यहाँ कि हमारा कल्चरल जो मतलब पावर है उसे हमें बचा के रखना है, हम अपना कल्चर प्रिजर्व करना है। तो कहीं ना कहीं आयोग की मंशा थी कि हमें जो हम जनजाति बाहुल्य देश है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, हमारे यहाँ सबसे जंगल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ना। आज फॉरेन के लोग आते हैं, वेरिया रेलवे को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई इंडियन हमारे यहाँ नहीं मिलता कि जैसे जनजातियाँ हैं, तो हमें ज़्यादा जनसंख्या है, तो हमें सेवा किसकी करनी है। बिल्कुल आपको इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में रहने को कितने समय मिलेगा, आयोग ये भी तो जानता है। हाँ। आपको ज्यादातर मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर या रतलाम है, या ऊपर श्योपुर में भी जाएंगे वहाँ पे, तो अपने MP में तो हर जगह लगभग जनजाति बिखराव है। तो आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं संवेदनशील बनेंगे, और फिर उसके आधार पे आप उनको सेवाएं देने का काम।
पिता और पुत्र की बात करते हैं। आपका आपके पिता के साथ कैसा रिश्ता है? मेरे पापा दोस्त हैं मेरे। ये पिता बहुत बड़ा एक शब्द है जिसको हम अगर भी संपूर्ण जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो कई बार तो ये देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि मेरे पापा मेरे दोस्त हैं, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि पिता का इतना दबाव होता है बच्चों के ऊपर कि वो उसको झेल भी नहीं पाता। कई बार कट्टरता होती है पिता पुत्र में, मतलब कटाव होता है। तो आपने आपके और पापा के रिश्ते में आपके कैसा देखा है उसको, मतलब बचपन से लेकर आप तक आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो भरत और राम के जैसा रहा है या एक दूसरा ऑप्शन कोई? मतलब मेरे और पापा के रिश्ते मैंने जैसे बताया पहले जल्दी ही निकल गए कि दोस्त जैसे हैं आप। मतलब ऐसा है कि मुझे ये लगता है जैसे कई लोग बोलते हैं मैं अपने पापा से बात नहीं करता, तो मैं उनसे एक चीज़ बोलता हूँ कि जो तुम अभी कर रहे हो तुम्हारे पापा कर चुके हैं, उन्हें इस बात का अच्छे से अनुभव है। तुम्हें ये लगता है कि तुम उनसे ये बात नहीं करोगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। जैसे लड़की वाले मामले जनरली लोग डरते हैं कि घर वाले क्या सोचेंगे, और मेरे पापा से मैं खुल के बात करता हूँ इस सब पे कि ये होना कॉमन है, ये ऐसा है। मेरे पापा मेरे को गाइडलाइंस भी देते रहते हैं। अच्छा। बेटा अभी नहीं करना, बेटा जब तुम्हें करना होगा मैं कराऊंगा, अच्छा है ना बेटा, ये वाली दिक्कत नहीं है, ये ऐसा है, बेटा अभी पढ़ लो, अभी पढ़ने का टाइम है। तो वो मेरे को मतलब एक दोस्त जैसे बता देते कि बेटा अभी पढ़ने का टाइम है, तो इन सब से दूर रहे। बेटा जब तुम्हारी उम्र आएगी तो तब तुम शादी करना है तो मैं बता देना जो कुछ। जैसे अभी मेरे से शादी अभी जॉब लग गई थी तो पूछा था जॉब लग बेटा कोई पसंद है क्या, मैंने कहा अभी तो नहीं। अच्छा, जॉब से आपकी बात करें, पूर्व में आप चयनित अभ्यर्थी हैं, हाँ। किस पद पे चयन होता पहले? मेरा मतलब मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा होती है, अच्छा। के अंतर्गत में मैं सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के पद पर। तो अभी ट्रेनिंग पे हैं आप चुके। अच्छा, उसके क्या कार्य होते हैं अधीनस्थ लेखा अधिकारी? उसमें अधीनस्थ लेखा सेवा में क्या होता है, 3-4 टाइप की पोस्टिंग होती है। एक तो आप सहायक कोषालय अधिकारी बनते हो ATO, एक सहायक पेंशन अधिकारी बनते हो APO, एक जो मेरी पोस्ट है सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी बनते हो। और उसमें भी 2 विंग होती है, एक ऑफिस में होती है और एक ऑडिट विंग होती है। तो ऑडिट विंग वालों को तो ऑडिट करने जाना पड़ता है कि मतलब जो भी शासन का जो पैसा है आपने कैसे खर्च किया, ये सब आपको सुनिश्चित कराना होता है। जो मेरी ऑफिस वाली जॉब है इसमें हमें पे फिक्सेशन करना रहता है। पे फिक्सेशन मतलब रूल्स के हिसाब से किसी की वेतन बनाना। मतलब या जब तक मैं सैंक्शन नहीं करूँगा तो फाइल आगे नहीं बढ़ती, मेरे थ्रू आगे जाएगी जहाँ मेरा क्षेत्राधिकार है। तो एक पे फिक्सेशन का काम है। पेंशन में पेंशन संबंधी सारे मामले होते हैं, और चूंकि जब हम पास करते तो मामला जाता है ट्रेजरी में, तो ट्रेजरी में भी सहायक कोषालय अधिकारी बैठे रहते हैं। तो फिर उनका काम है कि हमारे द्वारा बनाए गए बिल की जांच करना, बिल अगर सही पाया जाए तो उसे पास करना और उसका भुगतान करवाना। आपने फाइल की बात की, फाइल से जुड़ा हुआ एक शब्द आता है लेट लतीफ़ी। चूँकि आप कोषालय में बैठे हैं, आपने फाइल बनाने की बात करी कि हम फाइल बनाकर भेजते हैं तब कार्य होते हैं। लेट लतीफ़ी वो शब्द है जिसके कारण शासन के कई कार्य उन दस्तरखानों में पड़े होते हैं जो कई पहले हो जाते थे। क्या आज के समय में वो देखने को मिलता है? आज के समय में जैसे मेरा नया एक्सपीरियंस है कि मैं पढ़ लिख के अभी जॉब में आया हूँ, तो एक तो कई बार रहता है कि हमने क्या पढ़ा था और क्या सामने है, इसमें अंतर भी हो सकता है और सेम भी हो सकती हैं चीज़ें। तो मुझे तो लगता है कि अब तो ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है। IT का इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया है कि हम अब 15 दिन से ज़्यादा फाइल नहीं रोक सकते। सिलेक्ट होने के बाद, मेंस निकलने के बाद अभ्यर्थी मूव करता है मॉक इंटरव्यूज के ऊपर। कितने मॉक लगभग देने चाहिए एक अभ्यर्थी को? पहली बात तो सिलेक्शन करना कि कहाँ मॉक देना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि कितने मॉक देना। जैसे आप अगर ऐसी जगह पे मॉक देंगे जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा इतना भी नहीं करना चाहिए या मुझे सही एक्सपीरियंस नहीं लगा, तो आप वहाँ जगह नहीं दीजिए मॉक, है ना। जैसे आपको लगा कि आप सीनियर से पूछ लीजिए, सबसे अच्छे मार्गदर्शक वो होते क्योंकि वो दे चुके होते हैं, तो आप और 1-2 मॉक देना चाहिए। और उसके बाद आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, दोस्तों से ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि मॉक में और इंटरव्यू में ज़मीन आसमान का फर्क हमेशा मिलता है। स्टूडेंट के लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है? जितने में उसका खर्चा चल जाए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादा तो मैं नहीं मानता कि मिलना चाहिए, ये मेरा पर्सनल है, भले मैं बनिया हूँ लेकिन मैं मानता हूँ ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर वो एक रेगुलेटेड मैनर में जैसे उसके आपकी जेब तो वैसे भी तंग रही होगी आपके MPPSC को पेशेंट बनाने से पहले एक अभ्यर्थी को किन किन बातों का
ध्यान उसकी ओर करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान करना चाहिए? एक तो सबसे पहला उसे अपने रिसोर्सेज देखने चाहिए ठीक है। कि मैं पढ़ने में कैसा हूँ। दूसरा चीज़ उसको अपने आप से पूछना भी चाहिए कि हाँ मैं कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो उस फील्ड के लोग हों उनसे मिलकर बात करनी चाहिए कि कितना समय लगता है, या नहीं भी लगता है तो कितने जल्दी कर सकते हैं, या मार्गदर्शन का क्या स्टेज आपको प्राप्त हो रहा है वो भी। चौथा कि आप कितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा। जैसे अभी भी मेरे यहाँ ये कंडीशन थी कि मैं नहीं बोलूँगा कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरे को पता है मैं 3 साल और या 2 साल और अगर नहीं करता तो मेरे घर वाले कुछ भी नहीं बोलने वाले। क्यों नहीं बोलने वाले? क्योंकि उन्हें ये है कि बीच में ऐसा भी हुआ था कि मैं कोचिंग में भी पढ़ाने वाला था या कुछ भी, तो लेकिन मेरे पापा का जो एक स्टेटमेंट था, मैं वो देख के और एक अपने मामा का स्टेटमेंट देख के मैं बहुत मोटिवेट हो गया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे को मतलब 28-30 हज़ार रुपये मिलना बहुत बड़ी बात थी पहले, तो बोले कि नहीं मुझे फिर भी नहीं करना। मैंने कहा मैं सोच रहा था इस बारे में, मैंने पूरे रिसोर्स लगाए कि जानकारी निकाली कहाँ जगह है कहाँ नहीं है, तो बोले नहीं मुझे नहीं कराना है। तो मैं समझ गया कि इधर मतलब उनका टारगेट है कि आप लोक सेवक ही बने। अच्छा। दूसरा मेरे मामा ने बोला था, मैंने बोला मैंने मामा पटवारी बन गया। बोले पटवारी के लिए थोड़ी पढ़ा है इतना पढ़ा पटवारी के लिए नहीं है। तो मुझे उनने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी पटवारी को, उन्होंने रिस्पेक्ट करी मेरी पढ़ाई की। उन्होंने बोला कि इतना सब इसलिए नहीं किया कि मतलब तुम ये कर। तो थोड़े दिन बाद रिजल्ट आ गया था, तो फिर मेरे वो मामा जी को खुश हुए। प्रसन्नता होती है अपने चयन को लेकर। मेंटल मास्टरबेशन से अभ्यर्थी कैसे दूर? कैसा मेंटल मास्टरबेशन? जैसे स्वयं को ही परेशान करता है अभ्यर्थी, जबरदस्ती की बातों पे, छोटी छोटी बातों को लेकर हम देखते हैं कि अरे यार ये नहीं, और खुद को परेशान करता है। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं तो दर्शन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बताऊंगा कि एक सबसे सिंपल चीज़ है कि जो आपके हाथ में नहीं है, आप लॉजिकली सोचो कि वो आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, आप अगर ये सोच रहे हो कि आप ये करोगे रिजल्ट के लिए, थोड़ा सा परेशान होना मैं मानता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पढ़ने के लिए अलाउ करता है। आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपके पास गाड़ी है, आप घूम सकते हैं, मान आपके जेब में पैसे हैं, आप सोच रहे हैं आप जहाँ जाना चाहें, मान के चलो आप महेश्वर जाना चाहते हैं, ओंकारेश्वर जाना चाहते हैं, एक बार चलता है, महीने 2 महीने में। अब आपके पास इतना पैसा है कि आप ये सोच रहे हैं इसका खर्च कैसे करूँ, तो फिर तो वो बुरा ही है ना। तो थोड़ा सा परेशान तो आपको रहना चाहिए कि हाँ मेरी तैयारी कैसे जा रही है, हाँ अपना मूल्यांकन करना है कैसे। हाँ, व्यर्थ का जो परेशानी है, तो मैंने बोला कि आपके जो हाथ में है आप वो अच्छे से करो, और आपके जो हाथ में नहीं है आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत। बिल्कुल। मान के चलो आज मैं इधर से जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरे मन में क्लियर रहेगा कि अब हो गया है, उसके बाद मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मेरे हाथ में नहीं था कि किसी ने मेरे साथ क्या कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं कि कोई और कर रहा होता है, परेशान हम हो जाते हैं। तो क्यों होना भाई, अगर हो गया है, हाँ उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखो, कितना भी आपके साथ बुरा हो जाए, कितना भी वर्स्ट हो जाए, आप हमेशा याद रखो रिएक्शन हमेशा आपके हाथ में है। आप इधर गुड कर सकते हो या बैड कर सकते हो। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन में बता रहा हूँ एग्जांपल देके, अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी बैड रिएक्ट नहीं करा, कभी भी नहीं करा। आज भी अगर मेरे जॉब भी लगने के बाद मेरे हाथ में ज़्यादा पैसे नहीं है या नहीं बचते या कुछ भी होता है या ज़्यादा होते भी, तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता कि हाँ ठीक है, आपके हाथ में जो है आप स्वयं की क्षमताओं के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए, मतलब सीधा से। हाँ, आपको अधिकारी बनना है, पर समाज के वो 4 लोग, इसी से पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न कि आपको तो अधिकारी बनना है, ये तय है, आपने सोच लिया, लेकिन वो 4 लोग जो आज तक मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो 4 लोग हमारे पीछे पिनअप करने का काम करते हैं। अधिकारी बनने की उस दौड़ में उन 4 लोगों को कैसा पीछे करना चाहिए? आपको ध्यान ही नहीं देना है उन पे, वो 4 लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। हाँ, आपको क्यों, जैसे हमें भी पता चल जाता था तैयारी के दौरान। मेरे से तो एक बार क्या हुआ था, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं बस में आ रहा था, बस में कोई वो नहीं होता ना कि आपको एक सेट ऑफ रूल स्टैंडर्ड करना है। हाँ। मेरे दोस्त के ही रिश्तेदार थे, तो हम ऐसे हंसी मजाक सब कुछ कर रहे थे। तो मुझे आज भी याद है 14 में हम अपने गांव से इंदौर आ रहे थे। उन्होंने पता है क्या बोला था कि तुम्हारी ये हरकतें तुम अधिकारी कैसे बनोगे, मतलब इतना बड़ा वर्ड। उन्होंने यही बोला था एग्जैक्टली। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं काट छांट कर रहा हूँ हाँ। कि
तुम्हारे जैसे लोग थोड़ी मतलब अधिकारी बनेंगे। हाँ। तो कहा ठीक है, मैंने उसको लाइटली लिया, मतलब मैंने कहा चलो ठीक है, इधर पे भाई उन्होंने लगा बोल दिया, लेकिन मेरे को हमेशा एक चीज याद थी कि जब मैं बन जाऊंगा ना तो उसको जरूर बोलूंगा कि भाई मैं बन गया हूँ। हाँ। तो वो मोटिवेटर का काम ऐसा हुआ था चयन के बाद? चयन के बाद मैंने फिर दोस्त को लगाया था, मैंने कहा यार उनको फोन लगाया, दोस्त बोला मत कर यार मतलब मैंने कहा उनको पता है कि बचपन की जो चीजें रह जाती है ना कि हाँ तूने मुझे ऐसा कहा था, मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि यार समय काल परिस्थिति में सारे लोग हैं, रिएक्ट करना मैं बोला ना आपके हाथ में है। आप गलत रिएक्ट नहीं करते, आप गलत नहीं भोगते आगे जाके। स्टूडेंट और चाय फेवरेट रिलेशन है इसका। कितनी चाय पी मतलब हो जाती है एक स्टूडेंट के दिन भर? 4 मिनिमम। लाइब्रेरी कल्चर से दूर हटके स्वयं को एक कमरे में बंद करके पढ़ना ज़्यादा जरूरी है या फिर लाइब्रेरी में आना जरूरी है? आप अपना कंफर्टेबल देख लीजिए कि कैसा मामला चल रहा है। जैसे मैं अपने रूम पे ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकता कि इसके लिए फेज मैटर करता है। हाँ। आपकी परीक्षा के 60 दिन बचे हैं, आप कमरे में पढ़ो, अस्पताल में पढ़ो, रोड पे पढ़ो, गार्डन में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पढ़ाई रहेगी हाई। और गार्डन में ज़्यादा पढ़ता था मैं कई बार। तो गार्डन में अगर आपको सूट कर रहा है, जैसे हर किसी को सूट नहीं करता, कुछ लोग आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आवाज़ को लेके मेरी खुद की आदत मैं बताता हूँ कि अगर सामने अभी 2 दिन पहले का वाक्य बताता हूँ, मेरे उस साइड की रो में एक लड़का पेन को चट के जा रहा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा था गार्डन में। अगर लाइब्रेरी की बात करता हूँ दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपके लिए लाइब्रेरी सही है। मेरे को तो मैं अभी भी गार्डन में बैठ के पढ़ सकता हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता, कोई क्या कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाहरी आवाज़ों से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। मैं अपने घर के सामने एक कुर्सी डाल के पढ़ सकता हूँ। स्वयं को इतना स्थिर रखने के लिए कैसा आचरण करना चाहिए? या मेडिटेशन के इसमें कोई भूमिका होती है? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यही बोलूँगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो, आपने जैसे आपने अगर YouTube में आज एक वीडियो देख लिया ना कि हमें शोर में नहीं पढ़ना चाहिए, मजाल है आप 10 दिन तक शोर में पढ़ पाओ। क्यों? आप इतना ले रहे हो ना वो सब चीज़ को। जैसे मैंने एक बार देख लिया था कि फ़ोन पढ़ाई करते समय फ़ोन पास में नहीं रखना चाहिए, वो इतना बेकार बन गया था कि मैं उसे तकिए के नीचे जब तक वो ऐसी जगह पे नहीं चला जाएगा कि मेरे को उसके दिखाई नहीं देगा तब तक मैं नहीं पढ़ पाता था। लेकिन फिर मैंने दूर कर लिया, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं बनानी। आप लोड ही मत लो। पढ़ने में मतलब क्या ही बाध्यता होनी चाहिए वैसे तो? आप लोड मतलब ना किसी भी चीज़ में, गार्डन आप जा रहे हो, आपको ये अंडरस्टूड है डिस्टर्बेंस हो सकता है। जैसे एक चीज़ तो मैंने स्वयं की ये बताई कि मैं वो पेन के बटन से भी डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन जब मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ तो मुझे आदत है गाना गाने की या गाने सुनने की। तो मैं दोनों ईयरबड्स लगाता हूँ, मुझे 2 घंटे में पॉलिटी खत्म करनी है, रिवाइज करनी है या कुछ भी करना है, तो मैं गाने सुनते सुनते उन 2 घंटे में उस पॉलिटी को खत्म कर दूंगा। तो कई लोग मैंने ऐसे देखे, कई बच्चे ऐसे देखे जो ईयरबड्स लगाए हुए होते हैं लेकिन पढ़ते हुए भूखते हैं। तो ये भ्रमित करने का मुझे तो सही नहीं लगता ये। क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतनी भी कोई आसान चीज़ नहीं है कि क्योंकि आपको वो चीज़ अपने मन में अंदर करनी है ना, तो आप एक डिस्टर्बेंस लेके कैसे। और फिर सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग गाने में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनसे आप बात करेंगे वो बोलेंगे कि मुझे ऐसे में ज़्यादा जल्दी याद होता है, तो भाई वो उसके लिए बहुत बेटर है। एक बात ये होती है कि शादी को लेकर जैसे आपने बात की थी, तो किसी का इश्क होता है, लेकिन एक कहावत सुनी है कि इश्क करता कोई है लेकिन ले जाता उसे सरकारी नौकरी वाला है तो सरकारी नौकरी मतलब कि DC, DSP, ATO, रेंजर एक बड़े पद है। भोकाल होता है ऐसा कुछ इस पोस्ट का? रेंजर का भोकाल होता है? देखो भोकाल होता है, लेकिन आपकी क्या फितरत है वो ज़्यादा मैटर करती है। जैसे मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं ज़्यादा दिखाऊं या कुछ भी। हाँ, और हाँ, कोई मेरा परिचय अगर पद से भी कराता है तो मुझे गुस्सा आता है कि यार हम शास्त्र का दर्शन पढ़े हैं, अस्तित्ववादी मानव की गरिमा है, मानव ने हर चीज़ को वैल्यू दी है। आज अगर अब भोकाल वाली बात क्या है कि वो पद से आपकी वैल्यू है, क्योंकि आपने हर चीज़ को वैल्यू दे रखी है। आपने अगर मोबाइल की कीमत इतनी बढ़ाई है तो आप खरीद रहे हैं, मोबाइल की कीमत इतनी थी ही नहीं, ये हमारे लिए है, तो भोकाल जैसी कोई बात नहीं होती। दूसरी चीज़, आप लोक सेवा आयोग के थ्रू लोक सेवा करने ही जा रहे हैं, आप भोकाल
भोकाल जैसी चीज क्या है? लोग सेवा करनी है आपको हाँ। ऐसे लोग मिलेंगे जो संसाधन विहीन है, तो आपको उनको सेवा देनी है। आप डीसी बनते हैं तो आय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस और आपको मजिस्ट्रियल जांच मिली तो वो फिर पानी गिर गया तो आपदा प्रबंधन में जाना है। भोकाल का समय कहाँ है? हाँ। रेंजर बनूंगा तो रेंज में घूमना है, हाँ। मतलब सर्वे करना है, कोई जानवर को चोट लग गई तो डॉक्टर को बुलाना है ना, मंत्रीगण है, विजिट हो गई, रेगुलेशन हो गई, सीनियर्स आए तो उनको फैसिलिटेट करना है। तो भोकाल जैसी चीज स्टूडेंट के लिए बस मोटिवेट करने के लिए सही है ना। आजकल गेट खुलता है आईएएस का ना चलती गाड़ी से कोई ऐसा ही उतरता है, ठीक है। तो ये सब अब नहीं रहा, बत्ती सरकारी- बंद हो गई है। हाँ, सरकारी नौकरी वाले को सुंदर लड़की मिलती है, नहीं, ऐसा एक नहीं। चीज मैं मानता हूँ, हाँ। चॉइस मिलती है। चॉइस मिलती है। चॉइस मिलती है मतलब मैं एक चीज मानता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, देखो अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी तो बाद की लाइफ कंप्रोमाइज में जानी है। आप शासकीय नौकरी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। हाँ, आपके पास ऑप्शन जरूर रहेगा। आपके पापा अभी आप नहीं हो, आप बेरोजगार, शादी की उम्र आ गई, आपको करवाई रहे, तो आप उनसे लगता है आपको कुछ बोल पाओगे आप बिल्कुल कि पापा नहीं अभी ऐसा है और वैसा। जबकि शासकीय नौकरी तो आपके पापा खुद पूछ लें, बेटा कोई देख रखी हो, हाँ। बेटा अच्छा घर है, तो आपके पास एक फिर भी चॉइस है, थोड़ी सी चॉइस है। बाकी तो सब प्रारब्ध है अपना कि हमारे साथ खेल हो रहा है। न्यूज़पेपर की व्यक्ति के जीवन में कितनी भूमिका होती है? अगर न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन जोड़ते हैं तो इसका आंसर सही से दे सकता हूँ मैं। हाँ। क्योंकि न्यूज़पेपर इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, जो इंटरव्यू के बाद फेज आता है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। लेकिन जो मैगजीन होती है, जैसे प्रीलिम्स है तो आपको एमपी का करंट अफेयर्स कवर करना है, देश का करना है। हाँ, और मैं एक चीज़ मानता हूँ, आपको डेली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स आ गए हैं, पब्लिकेशन आ गए हैं, आप पता करो कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है, आप लेके आओ, एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ो, ताज़ा ताज़ा याद भी रहता है, उधर टिक करके आ जाओ। और फिर आप एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स का इतना वेटेज नहीं है कि आपका प्री पास हो या फेल हो जाए। हाँ। आप यूपीएससी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो जैसे आपका जीवन साथी जैसा रहता है कि आपको द हिंदू कवर करना है, फिर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको पता चलता है कि नहीं आधी शादी हुई है हमारी वो जीवन साथी से, मतलब तो फिर आपको और सोर्स देखने की कौन इंग्लिश का हिंदी करके दे रहा है। तो इधर मैं मानता हूँ इतना ज़्यादा रोल है नहीं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। आपकी सबसे एक अच्छी बात और आपकी सबसे एक बुरी बात? अच्छी बात की मुझे लगता है मेरे थॉट्स अच्छे हैं। बुरी बात, मैं कभी कभी ज़्यादा आलस कर देता हूँ। अच्छा, उस आलस्य को दूर करने के लिए क्या करते हैं आप फिर मैं थोड़ा परेशान होता हूँ फिर? और फिर पढ़ाई करने लगता हूँ। मैं बताया ना, दोस्त दोस्त वो होते हैं जो आपको इस कठिन राह में खींच के ले जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन की क्या भूमिका होती है? करना चाहिए अभ्यर्थी को ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन जैसा करने का ऐसा होता नहीं है। इंटरव्यू के टाइम कर सकते हो आप, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो कि हाँ एक मुद्दे पे पहुंच रहे हो आप, और बाकी फिर ग्रुप डिस्कशन ना बोल के वो ग्रुप रीडिंग आप बोलो। हाँ। हमने काफ़ी करी है। हाँ। हमने मतलब हमारे एक ग्रुप था 4-5 लोगों का, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पद पे लोग पहुंच गए हैं, तो हमने साथ में पढ़ाई करी थी। आपने अधिकारी बनने के लिए जब शुरुआत की थी और अब तक अपनी तैयारी के दौरान स्वयं को कैसी तैयारी के मध्य रखा जिससे आपका चयन हो पाया? एक था कि ऐसा नहीं रहा कि मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ने वाले माहौल में रहा, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाई की चिंता होती है तो पढ़ाई की चिंता करी। तीसरी बात, पढ़ाई भी करी। और सबसे पहली बात मैं मानता हूँ कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होना नहीं चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए। मैं आज भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं रखता हूँ, मतलब फ़ोन में भी यूट्यूब इंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टा दूर की बात है, यूट्यूब है भी अगर बाई चांस तो उसमें रिकमेंडेशन नहीं आती मुझे। और नोटिफिकेशन बंद रखो फ़ोन के। मतलब मेरा मानना है कि डिस्टर्ब आप खुद से हो, बाहरी डिस्टर्बेंस आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे माहौल में रहा ना तो मैं पढ़ता गया, मतलब हाँ। और वो दोस्त वाला जो फैक्टर था कि दोस्त लोग हमेशा एटलीस्ट पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेट करते रहे। हाँ, हाँ। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। दोस्तों की सबसे ज़्यादा भूमिका आपके जीवन में होती है। एक प्रश्न और, असफलता क्या है? असफलता बोलते ना कि सफलता में सब साथ हैं और असफलता में व्यक्ति अकेला है। तो
असफलता वो चीज़ है जो आपको, मैं मानता हूँ कि असफलता मिलने के समय ज़्यादा सांत्वना नहीं लेनी चाहिए। असफलता लगनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, मतलब ऐसा लगना चाहिए दिल के अंदर कि हाँ हुआ है हाँ कुछ। कुछ हो गया है, हाँ, क्योंकि तभी आप लेसन लेते हो उस चीज़ से। वो जल्दी चला गया ना, आप अगर केयरलेस हो गए, असफलता मिल जाए, अरे ठीक है यार। जब 20 में मैं टूटा था, जब मेरा सिविल नहीं हुआ था, या मेरा जब मैं यूपीएससी पहली बार फेल करा था, या मैं यूपी पीसीएस के 2 बार मेंस लिख के, यूपी पीसीएस इसलिए मेरे को ज़्यादा लगता है कि यहाँ से प्रयागराज जाना और वहाँ पे 6 दिन रुकना, और फिर वैसे कंडीशन में पापा भी आपके साथ हैं, आप अकेले परेशान नहीं हो रहे, वो भी हो रहे हैं 2 बार, और फिर दोनों बार फेलियर मिला। तो फिर मुझे लगता है कि मतलब आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए वैसे मतलब चीज़ें। हमने पापा से रिश्ते की आपकी बात कर ली थी पूर्व में। माँ माँ के आपके चयन में कैसी भूमिका रही, और उनसे आपका रिश्ता कैसा है? मम्मी भी दोस्त है। मम्मी भी दोस्त है। मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों दोस्त हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं मतलब आपके? मेरे बड़े भैया हैं, हाँ। मैं, मम्मी पापा, हाँ। और चाचा चाची मेरे इंदौर में ही रहते हैं। अच्छा। और मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ अभी भोपाल में रह रहा हूँ। अच्छा। मतलब लोगों का क्या रहता है कि उनके साथ में नहीं रहते, मम्मी हाँ। पापा नहीं रहते किन्हीं वजहों से, लेकिन मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ, हम्म। और मैं मानता हूँ कि मैं उनके साथ रह रहा हूँ, वो मेरे साथ कभी नहीं तो रहे। आपके निज ग्राम जहाँ आपका जन्म स्थान था, वहाँ आप लोग अभी सेटल नहीं? नहीं, हमारे भोपाल में पोस्टिंग है मेरी, हाँ। सतपुड़ा भवन में, तो हाँ। पास में ही हमने मतलब ले रखा है, तो मम्मी पापा और मैं रहते हैं वहाँ अच्छा। पे। और एक जो भैया हैं बड़े, वो क्या करते हैं? वो बाहर हैं, जॉब करते हैं। अच्छा, वो किस फील्ड में? वो मतलब जो कॉमर्स लिया था, तो जो हाँ। जनरली जॉब रहती है अकाउंटिंग वगैरह में। सबसे बड़ी बात, मेहनत, फोकस और स्थिरता के अलावा एग्जाम को क्लियर करने के लिए और क्या लगता है? मेहनत, फोकस और स्थिरता, ये तीनों ही चीज लग जाती है। हाँ, संगत, संगत जोड़ूंगा मैं। संगत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूँ कहें। मतलब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो ही चयन की संभावनाएं आपकी हैं। आप ऐसा? बताइए कि अगर अच्छे लोगों के साथ, या अच्छे लोग, यूँ कहें कि अच्छा भी भाई, वो हर आदमी अपने को अच्छा मानता है, लेकिन ये है कि पढ़ने वाले लोग आपके साथ रहेंगे, आपको देखेंगे, क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति मूल्यांकन करेगा, और नहीं पढ़ने वाले के लिए मांडू महेश्वर है। स्टूडेंट के लिए भाग्य होता है या नहीं होता है? होता है, स्टूडेंट के लिए नहीं, सामान्य आदमी के लिए भी होता है। हाँ। मैं भी जो बुक भी पढ़ रहा हूँ, कर्म का सिद्धांत, मैं उसमें यही पढ़ रहा हूँ, और चूंकि दर्शन भी पढ़ा है, तो देखो मैं बता रहा हूँ ना, खेल हम नहीं रहे हैं, खेल वो रहा है, तो इस बात को एडमिट करना चाहिए, ज़्यादा लोड लेना नहीं चाहिए। मतलब एक वो फेमस जो है कि कोई तो है जो चला रहा है। जब भी जितने भी दर्शन आप पढ़ लो, सब में आप बोलोगे कि ये जगत की रचना ही क्यों करी। आप तो अभी इंडिविजुअल के लेवल पे सोच रहे हो कि ये ही क्यों आया, तो बोलते हैं ना कि वो जगत ईश्वर की लीला है, लेकिन पुरुषार्थ हमेशा आपके हाथ में। आप अभी जो कर रहे हो, आपको इसका फल बाद में मिलेगा, तो आपको हमेशा पढ़ते ही रहना है। आपको अभी फल नहीं मिला, मान के चलो आप पटवारी दे रहे हो, नहीं हो रहा है, SI दे रहे हो, नहीं हो रहा है, कांस्टेबल दे रहे हो, नहीं हो रहा है, रेलवे दे रहे हो, नहीं, आप पता चला 5 विभाग में सीधा DC बनो, तो पुरुषार्थ है, आपको करना ही पड़ेगा। पुराना जो हिसाब है वो तो मिलेगा ही। तो मतलब हीरालाल ठक्कर जी की किताब, उन्होंने अच्छी चीज लिखी कि जो मिलने वाला है वो तो मिलके रहेगा, आप उसे खुशी से लीजिए, रो के लीजिए, ये आपके हाथ में है, तो आप खुशी से लीजिए ना कि हाँ आपने कुछ करा था, अब आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आपका जो बेस्ट पर्सन है जीवन में वो आपके साथ रहे, आप सोचते हो, नहीं रह रहा भाई, आया भी था तो वो भी नियति थी, गया भी है वो भी नियति है। अब आपके हाथ में है, रिएक्शन ठीक है, आगे और आएगा जो भी बेहतर होगा मेरे लिए, तो भाग्य का रोल होता है, मैं तो मानता हूँ। विद्यार्थी और आध्यात्म, क्या विद्यार्थी को आध्यात्म से जुड़ा हुआ रहना चाहिए? हाँ, विद्यार्थी और आध्यात्म का मतलब सकारात्मक संबंध है, रहना चाहिए। और आध्यात्म से ये रहता है ना कि आज फॉरेन के लोग भी एडमिट कर चुके हैं कि वो जो भौतिकतावाद, वहाँ आप सोच भी नहीं सकते इतनी स्वतंत्रता वहाँ पे मिलती है। आप नाइट कल्चर की बात कर रहे थे, वहाँ पर फुल डे कल्चर है। आप तो इतनी चीजें करिए कि आपके नाइट कल्चर में जो अलाउ नहीं है, उनके डे कल्चर में है वो। तो
वो चीज़ सक्सेस नहीं है अल्टीमेटली, या वो चीज़ में हमेशा सार नज़र नहीं आ रहा, तो वो यहाँ आके हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, या भागवत धर्म का प्रोत्साहन कर रहे हैं, या हमारे योगा को ले रहे हैं, या हमारी विपश्यना को अपना रहे हैं। ज़्यादातर योगा गुरु आजकल फॉरेन के मिल रहे हैं। तो आपको विद्यार्थी को मतलब आध्यात्म से जुड़ा ही होना चाहिए, और हाँ गीता पढ़ना चाहिए। और क्योंकि आध्यात्म से ये होता है कि आप अगर सफल भी हो रहे हो तो भी डाउन टू अर्थ रहते हो, और विफल भी हो रहे होते तो भी आप डाउन टू अर्थ ही रहते हो, और आप कमजोर नहीं पड़ते अंदर से, क्योंकि आपको एक चीज पता चल जाती है ना कि उस ईश्वर का अंश आपके अंदर है, तो आप कैसे पराजित होगे कभी। बिल्कुल। एक स्टूडेंट को जबरदस्त नॉलेज बनाने के लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो करंट से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, या जियोग्राफी से जुड़ा हुआ, किसी भी क्षेत्र से? अगर उसको जबरदस्त नॉलेज चाहिए तो उसको रिवीजन जबरदस्त करना है। मतलब पहली बार पढ़ना नॉट अ बिग टास्क। इरिटेशन, गुस्सा, तनाव, क्रोध, एंजाइटी, डिफरेंस सब आता है रिवीजन के दौरान, क्योंकि पहली बार सब अच्छा लगता है। पॉलिटी में राष्ट्रपति एक बार पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरी बार जब सोचोगे आर्टिकल 52 याद कर लूँ, 53 कर लूँ, 54 कर लूँ, जब एक साथ 12-13 आर्टिकल आएंगे तो आपको पता चलेगा टेढ़ी खीर अब शुरू हुई है। पढ़ना क्या है, तो आप किसी भी चीज़ में अगर रिवीजन करेंगे तो आपके पास वो चीज़ लाइफ लॉन्ग रहेगी। आप दर्शन पढ़ें, आप विज्ञान पढ़ें, आप आर्ट्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें। एक विद्यार्थी, जैसे राष्ट्रपति की बात करिए, या उपराष्ट्रपति या संसद की, ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कि बहुत से बच्चे ना ट्रिक बनाते हैं। जैसे एक ट्रिक मुझे भी बताए, जैसे संसद अगर हो तो सरला जी अभिभूषण रवि विभूषण महामंत्री, इससे मैंने मतलब पूरी संसद को लेके राष्ट्रपति के अभिषेक तक समाप्त कर रखा है। आपने बनाई थी इसी? मुझे सिर्फ इतनी पता है, सरल करके एक ट्रिक है। हाँ। सरला हाँ। 79 80 81। हाँ, बस उसी को मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया है, सरला जी अभिभूषण रवि विभूषण महामंत्री। नहीं, मतलब मैं हाँ मेरी फ्रेंड थी, मतलब तो उसने मेरे को मैं एक- उसको ट्रिक ही बोलता हूँ। हाँ। उसने मुझे हाँ बहुत सारी ट्रिक सिखाई थी, और उन ट्रिक से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन। एक पर्सनल सवाल मेरे से जुड़ा हुआ, जैसे मुझे आदत है लोगों की मदद करने का, लोगों की मदद कर दो, उनके कार्यों में उनकी सेवा की दे दो, या समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों की बात है, तो क्या एक अभ्यर्थी को ऐसे कार्य करना चाहिए? अपनी लिमिट होती है। आप अपना काम पहले करें, वही पुरुषार्थ है, आपको उसका ही फल मिलेगा। या तो फिर आपकी फील्ड ही वही होनी चाहिए समाज से, क्योंकि बैलेंस जरूरी है ना, वर्क लाइफ बैलेंस तो जरूरी है। एक ये आपकी हॉबी है तो आप उस टाइम करें जब फ्री है। आप पूरे दिन ये करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं तैयारी छोड़ दूं, किसी दिन आपको ये लगेगा हाँ। कि मैं तैयारी करने के लिए रह रहा था, मैं सामाजिक सेवा, या क्योंकि आप सामाजिक सेवा करते हो, कांटेक्ट बनते हैं वो कैसे समय फोन लगाते जब आप पढ़ते हो, बिल्कुल। तो फिर आपको अपनी पढ़ाई तो करनी ही है ना पहले। हाँ। तो क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट होते हैं इंडिविजुअल, रिजल्ट के समय व्यक्ति अकेला ही होता है, ये मैं हर किसी से बोलता हूँ। आप अगर अभी कितनी भी समाज सेवा, कितनी भी दुनियादारी आप निभा ली, मेरा 19 का इंटरव्यू कॉल आया, फिर आके चला गया, फिर हमें पता चला रीमेंस देना है, फिर कैंसिल हुआ, फिर इंटरव्यू वापस आ गया, फिर हमारा 20 का प्री नहीं निकला, 21 का निकला, फिर हम फेल हो गए। थोड़े दिन बाद आया तो रेंजर में टॉप कर गया हूँ, ये पता चला, अभी फिर मेंस है। तो इतने अप्स एंड डाउन्स देख लिए कि ये पता चल गया कि जो नॉन परमानेंस वाली चीज़ है ना, कि आपको अपनी चीज़ तो बेहतर करके रखनी है भाई, हाँ। तभी वो इज्जत भी, मतलब वो व्यक्ति भी इज्जत देगा जिसके तुम काम करते हो। अच्छा, आपने एक शब्द नाम लिया हॉबी। हम डेव के अंदर देखते हैं कि कुछ लोग फर्जी हॉबी डाल देते हैं, जैसे किसी की डायरी राइटिंग है ही नहीं, उसने डायरी राइटिंग लिख दिया। तो अभ्यर्थी को जैसे अगर फर्जी भी वो हॉबी अपने डेव के अंदर लिख रहा है, तो कैसी हॉबी उसको लिखना चाहिए? आप बोल रहे हो फेक हॉबी या कुछ, क्या रहता है स्टूडेंट इतना पढ़ता है कि वो कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाता है, वो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कर पाता। कोई क्रिकेट खेलता है तो उसका क्रिकेट बंद हो जाता है, तो बेचारे की हॉबी चली जाती है। और अब जैसे ही मेंस पास होता है, पहला डर आता है, खुशी तो होती थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आता है हॉबी क्या लिखूंगा। तो हॉबी में ऐसी चीज़ें लिखो जो आप करते हो। जैसे मेरे सामने आया था तो मैं कभी कभी डायरी लिखता था, हाँ। तो डायरी लिख सकते हो। हाँ। मैं विपश्यना करता हूँ तो विपश्यना लिख लिया अपन ने। हाँ। मेरे को नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे को इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी लिखी थी।
लेकिन अब मैं सिंगल लिखता हूँ विपश्यना ध्यान साधना। तो ऐसी लिखो जो आप करते हो, जैसे आपका नेचर है लोगों से मिलने का, तो आप लोगों से मिल लो, वो वाली लिख लो। आप कई बार होता है आपको अपने परिवार से संवाद करना अच्छा लगता है, आप वो लिख दो कि परिवार के साथ समय व्यतीत करना। आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता है, मान के चलो कि आप हो सकता है आपको प्रकृति वाली जगहों पे जाना अच्छा लगता है, तो लिखो प्रकृति के साथ समय बिताना। और एक ऐसी हॉबी लिखो जैसे आप डिफेंड कर पाओ। जैसे नए लोगों से मिलना ऐसी हॉबी थी कि मैं सोचता था कि अब वही पूछेंगे जो कुछ पूछना है, तो इसमें तैयार क्या करूं? क्या करेंगे तैयार हॉबी। बुक्स को लेकर हम बात कर लें छोटी सी, क्या स्पेशल बुक्स पढ़ना जरूरी है जैसे बड़े राइटर की है? एमपीपीएससी में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई मतलब आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। मेरे दोस्त बने हैं तो मुझे सब पता है कि कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। आपने प्री के समय किन बुक्स को पढ़ा? मेरे टाइम तो 2 बार सिलेबस बदल चुका है। जैसे मैंने घटना चक्र पूरी लगाई है ना। पहले शुरुआत में वेदांत के नोट्स ही पढ़ते थे, फिर बाद में सिलेबस चेंज हो गया तो परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी पढ़ने लगे हम, यूनिट 10 पढ़ने लगे, 7 पढ़ने लगे, है ना। और पॉलिटी जैसे वेदांत की जनरली पॉलिटी अच्छी रहती है, मैं वेदांत से पढ़ लेता हूँ, है ना। घटना चक्र से हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप हिस्ट्री पढ़ो। और घटना चक्र पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि आपको जो कठिन लग रहा है आप उसे नोट कर लो। तो मेरे नोट्स भी बने रखे हैं घटना चक्र के। तो घटना चक्र पढ़ना ही जरूरी नहीं है, वो नोटिंग भी हो आपके पास तो आपने मतलब एक बुक खत्म कर ली, क्योंकि वो तो हमेशा 500 पेज की रहेगी, आपको उससे कुछ निकालना है। तो ये वाली बुक होगी। दूसरा कि अभी नया जैसे नया सिलेबस आया तो आपको धीरे धीरे करके अच्छा कंटेंट मार्केट में मिलने लगेगा। सिविल जॉब्स की इकोनॉमी अच्छी है ना। जैसे सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं, आप देख लीजिए कि किसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको। सिविल जॉब्स ने भी निकाले हैं, बाकी जो कोचिंग भी निकाल रहे हैं, धीरे धीरे करके कंटेंट मार्केट में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी बुक पढ़ो। हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप एमपी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी उठाएं। तो ज़्यादा बड़े राइटर नहीं, नोट्स लो, सीनियर से राय ले लो, अपने दोस्तों से चर्चा कर लो, तो आपको फायदा मिल जाता है। एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस तैयारी में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं लेकिन असफल हो रहे हैं, के लिए बोलना यही है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जैसे बोला रिएक्शन आपके हाथ में है। आप पास कर रहे हैं तो भी और फेल कर रहे हैं तो भी, और जैसा आपने बताया लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपकी तैयारी लगभग थोड़ी सी और बची है, 10%, 15%, 20%। तो आप अब पीछे मत हटिए, आप प्लान बी पे काम कर लीजिए, लेकिन पीछे मत हटिए। आप ये मत सोचिएगा कि मैं फील्ड छोड़ रहा हूँ या कुछ भी, जो भी करिए टेम्पररी कर लीजिए। कि मान के चलो एनटीपीसी आ रही है, एसएससी आ रही है, या आपको लग रहा है आप मेंस नहीं लिख रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक जॉब ले लूँ लेकिन फिर मैं यही पद प्राप्त करूंगा लोक सेवा वाला। तो आप लगातार लगे रहिए। देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि समय आएगा ना तो आपको अच्छी चीज मिलेगी। समय आया, मेरा इस फील्ड में आने का कहीं से कहीं कोई विचार नहीं था कि मैं रेंजर बनूंगा, और मैं आज स्टॉप कर गया हूँ। तो मैं खुद से भी पूछता हूँ कि समय जब आता है, जो लिखा होता है, कई बार आपको वैसी राह चल जाती है, मतलब बुद्धि कर्म अनुसार चलती है कई बार अपने। तो आप मतलब कभी भी ज़्यादा डिमोरलाइज मत होइए। हाँ, संगत अच्छी रखिए। अगर आपको लग रहा है कहीं से नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि आपको लंबा समय हो गया है, जल्दी नेगेटिविटी घेरेगी, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। और आजकल मोटिवेशन के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप खुद के साथ ज़्यादातर समय रहिए। अच्छा कोई दोस्त है तो उससे मिलिए, लेकिन आप अच्छे विचार रखिए। लग रहा है आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, कुछ अच्छी किताबें शामिल कर लीजिए हॉबी के रूप में। लेकिन आप अगर हाँ एक चीज़ की मोबाइल वाले डिस्ट्रैक्शन से बचिए, क्योंकि ये कब समय ले लेता है अपन को पता नहीं चल पाता। और आज ऐसा हो गया कई बार अपन तैयारी में भी लैग कर रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपर स्टॉक आते हैं, है ना। और तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कई बार कंटेंट पे गड़बड़ी है या कुछ भी है। हाँ, और ये है कि आप हिम्मत मत हारिए, समय आएगा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए राजुल भैया। और मैं चाहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश में ऐसे अधिकारी के रूप में जाने जाएं जो कि काफ़ी प्रचलित नाम हो, अच्छे नाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।